Good morning. Today is 4th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सरकार ने नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी बनाई है। काफी सारे इसके फायदे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आर्टिकल के अंदर में। नीचे का जो आर्टिकल है सुंदरबन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। बंगाल की खाड़ी के कोस्टल रीजन में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये फॉरेस्ट फैले हुए हैं, लेकिन खतरे में है सुंदरबन फॉरेस्ट। कौन कौन से ऐसे कारण रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या करना चाहिए सुंदरबन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। बीच का जो आर्टिकल है मॉब लिंचिंग पे है, यानी भीड़ हत्या पे है। ऑलरेडी 3-4 आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो आर्टिकल है एक पर्टिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है। इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बातें एक्सट्रैक्ट करेंगे। उन लाइंस को हम यूज कर सकते हैं अपने ऐसे या निबंध के अंदर में, उन लाइंस को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, सरदार सरोवर डैम की हाइट को बढ़ाया जा रहा है, तो इससे काफी सारे खतरे हैं। डिस्प्लेस हो जाएंगे लोग, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। तो उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे जो आर्टिकल है कपिल सिब्बल द्वारा लिखा गया है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता हैं और पहले में मिनिस्टर भी रहे हैं। पूरे आर्टिकल में ये बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो सारे पॉइंट्स जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई फायदा नहीं हुआ, इस तरह के पॉइंट्स, डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। तो एग्जाम के लिए ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल टोन है पूरी की पूरी इस आर्टिकल की। साइड में जो आर्टिकल है ये अल जजीरा चैनल के ऊपर में है। आपको याद होगा सऊदी लेड जो ब्लॉक है उन्होंने कतर के ऊपर में ब्लॉकेड लगा दिया है और काफी सारी डिमांड्स रखी हैं। उनमें से एक डिमांड है अल जजीरा जो न्यूज चैनल है उसको बैन किया जाए। तो उसके बैन करने को लेकर जो डिमांड है सऊदी अरब लेड ग्रुप की, उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं करण थापर, और अल जजीरा चैनल को बैन नहीं किया जाना चाहिए। तो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन 3-4 बातों को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, और उसके बाद में दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है हेल्प से रिलेटेड आर्टिकल से। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो सरकार ने नई ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी बनाई है और इसके साथ साथ एक नेशनल डेटा रिपोजिटरी को गठन करने का भी निर्माण किया है। इससे हेल्प से पहले जो पॉलिसी थी सरकार की वो थी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। कई सारे एक प्रकार से प्रॉब्लम्स थी पहले वाली पॉलिसी में और कई सारे चेंजेस सरकार लेके आई है और काफी सारे इसके एडवांटेजेस भी हैं। धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन से कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 2-3 डिफरेंस देख लेते हैं। पहले वाली पॉलिसी नेल्प में, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी में, और अभी वाली पॉलिसी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या फायदे हैं। देखिए पहले वाली जो पॉलिसी थी नेल्प, उसमें एक प्रकार से गवर्नमेंट फोर्स कर देती थी कि आप पर्टिकुलरली इसी ब्लॉक को एक्सप्लोर कर सकते हो, यानी सरकार अपनी मर्जी थोप देती थी जो भी एक्सप्लोर करते थे कंपनीज। लेकिन नई पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनीज अपने हिसाब से किसी ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए सरकार से अनुमति मांग सकती है, जो भी उनको अट्रैक्टिव लगता है, और सरकार अपनी अनुमति दे भी सकती है। पहले वाली पॉलिसी यानी नेल्प में क्या होता था, किसी साल में पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे ही बोली लगती थी ब्लॉक्स की। लेकिन अब जो कंपनीज हैं साल में किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन दे सकती हैं सरकार को कि हमें एक्सप्लोरेशन करना है। तो कोई टाइम नहीं है, पूरे साल में किसी भी महीना में किसी भी हफ्ते में चाहे तो कंपनीज अपनी एप्लीकेशन दे सकती हैं, लेकिन पहले साल के किसी स्पेसिफिक टाइम में ही बोली लगाई जाती थी। पहले वाला जो मॉडल था नेल्प का वो प्रॉफिट शेयरिंग था, यानी कहने का मतलब ये कि कंपनीज पैसा लगाएंगी, एक्सप्लोर करेंगी एरिया को, और जब उनका मान लीजिए तेल मिल गया या फिर कुछ गैस मिल गई, एग्जांपल के तौर पे गुजरात के कोस्टल एरिया में गैस मिल गई और काफ़ी खर्चा आया उनको गैस एक्सप्लोर करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, तो कंपनीज पहले क्या करेंगी, पहले तो अपने खर्चे को पूरा करेंगी जोन सा उनका खर्चा हुआ है, बाद में प्रॉफिट को शेयर करेंगी। लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ऐसा नहीं है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ऐसा है, कंपनी मान लीजिए इन्वेस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिस दिन से गैस मिलनी स्टार्ट हुई और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उसी दिन से रेवेन्यू शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के बीच में और उस कंपनी के बीच में जिसने एक्सप्लोर करी है गैस। पहले वाले मॉडल में एक खामी यह थी कि हर एक चीज़ के लिए सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता था। मान लीजिए वैसे तो देखिए कई आपको पता होगा जब देखिए ड्रिलिंग करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो कई सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। पेट्रोलियम भी मिल जाता है वहाँ पे, गैस भी मिल जाती है। तो किसी कंपनी को जिसको पेट्रोलियम एक्सप्लोर करने का टेंडर मिला था या बोली जिसने लगाई थी, इसको अनुमति मिली थी, अप्रूवल मिली थी, वो गैस नहीं एक्सप्लोर कर सकता था, उसको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। पेट्रोलियम के लिए अलग, गैस के लिए अलग, चाहे कोई भी गैस हो, नेचुरल गैस हो या सेल गैस हो। लेकिन अब नहीं है, अब सिंगल लाइसेंस मिलेगा। कोई भी कंपनी वहां पे पेट्रोलियम एक्सप्लोर कर रही है, वहां से अगर गैस मिलती है तो भी उसका लाइसेंस उसी को मिलेगा, सेल गैस मिल रही है तो वो भी लाइसेंस उसी को मिलेगा। तो काइंड ऑफ फायदा हो जाएगा काफी ज्यादा। थोड़े कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स क्या क्या है? कंसर्न्स ये है कि देखिए सरकार ने एक रूल लाया कि एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स देंगे वो उस बिडर को, उस बोली लगाने वाली कंपनी को जिसने पहले भी उस एरिया में या तो एक्सप्लोरेशन किया है या फिर
उस एरिया को डेवलप करने में, एक्सप्लोरेशन के डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट किया है। क्योंकि देखिए, जिस कंपनी ने ऑलरेडी उस एरिया में, मान लीजिए गुजरात के एरिया में वहां पे एक्सप्लोरेशन किया है या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए वो एरिया डेवलप किया है, तो उसको थोड़ा एडवांटेज मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको कि कैसी जगह है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे जब वो एक्चुअल में बोली लगाएंगे कि हमें आप दीजिए अनुमति, यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकें। और इसी बात पे अब कंसर्न्स भी रेज करता है आर्टिकल, क्या वास्तव में ये इनफ है इंसेंटिव देने के लिए ये चीज़? क्या आपने पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी हो या फिर ऑलरेडी वहाँ पे आपने एक्सप्लोर किया हो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लगती है एक्सप्लोर करने के लिए, तो आर्टिकल इस पे कंसर्न्स रेज कर रहा है। और आगे की जो बात है, देखिए, इस तरह का जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो मिनरल एक्सप्लोरर को नहीं दिया जा रहा है, वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरर को दिया जा रहा है। माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए सरकार रेवेन्यू शेयर मॉडल अपनाएगी, जबकि ऐसा मॉडल हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं अपनाएगी इस इंसेंटिव के स्पेसिफिक फील्ड में। अब उसके बाद में एक जो कंसर्न है वो ये है कि सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2022 तक जो ऑयल सरकार इंपोर्ट करती है दूसरे देशों से, मिडिल ईस्ट से, उसको कम से कम 10% तक कम करना है। अब कंसर्न ये है कि देखिए, एक तरफ तो सरकार काफ़ी, वो बात अच्छी है कि काफ़ी सारी पॉलिसी सरकार चला रही है, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं ताकि बाकी जो विदेशी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करें, ऑयल को एक्सप्लोर करें। लेकिन एक जगह तो हमारे देश में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि वास्तव में ऑयल या गैस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड के दूसरे एरियाज हैं जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, वहां तो प्रूवन रिजर्व्स हैं, वहां तो पता ही है गल्फ ऑफ मैक्सिको में अगर कोई कंपनी एक्सप्लोर करती है तो वहां पे गैस के पेट्रोलियम मिलेगा ही मिलेगा। तो समझ लीजिए कितना अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के अंदर में। यहां तो कोई निश्चितता नहीं है कि वास्तव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहां पे तो बिल्कुल पता है मिलेगा ही। तो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट गल्फ ऑफ मैक्सिको हुई या फिर इंडिया हुआ, ये कंसर्न रेज कर रहा है आर्टिकल। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर कुछ समरी देख लीजिए इसकी जो हमने अभी डिस्कस किया। देखिए, एक तरफ तो अच्छी शुरुआत है, एक एनर्जी इंडिपेंडेंस आ जाएगी अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, इससे बाहर की जो कंपनीज हैं इन्वेस्ट करती हैं तो। और दूसरा, सरकार का इस पॉलिसी से इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है। जो पहले काफ़ी सारा इंटरफेरेंस होता था कि ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी पहले वाली पॉलिसी के अंदर में, नेल्प में, कि आपने क्या एक्सप्लोर किया, ऑडिटिंग होगी उसकी। लेकिन इसमें पहले दिन से ही रेवेन्यू शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑडिटिंग वाला जो झंझट था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सिंगल लाइसेंस हमने डिस्कस किया, सेल गैस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सबके लिए सेम लाइसेंस, एक ही लाइसेंस। ओपन एक्रेज, मतलब जब चाहे, जो अगर कोई भी ब्लॉक चाहे तो कंपनी उसके लिए बोली लगा सकती है। पहले तो सरकार ब्लॉक थोप देती थी कंपनीज पे, अब ऐसा नहीं है, अब ओपन एक्रेज है, कंपनीज अपने मर्जी के ब्लॉक चुन सकती हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया। मार्केटिंग की भी फ्रीडम हो गई है, यानी अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड कर सकती हैं कंपनीज एक्सप्लोर करने के बाद में। लेकिन पहले क्या था, मतलब नहीं, इसके थोड़े कंसर्न्स हैं वो देख लीजिए जो हमने डिस्कस किया, उसके कुछ एक्स्ट्रा हैं। अब देखिए, इसमें यह है, सरकार ने कई ऐसे एरियाज जैसे कि डीप वाटर या फिर अल्ट्रा डीप वाटर फील्ड्स में यहां से जो गैस एक्सप्लोर होगी वहां पे प्राइस कैप लगा दिया है। तो ये जो एक पॉइंट है, इससे जो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अनअट्रैक्टिव हो सकती है। और अगला जो पॉइंट है, ये तो छूट दे दी गई है कंपनीज को कि वो अपने हिसाब से रेट तय कर सकती हैं कई एरियाज में, लेकिन इससे तो मार्केट में शॉक्स आ सकते हैं। मतलब मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस से फायदे भी होते हैं, लेकिन एक प्रकार से जो वोलेटिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, प्राइसेस में उतार चढ़ाव है वो भी काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने शुरू में डिस्कस किया था, सरकार ने निर्णय लिया है कि नेशनल डेटा रिपोजिटरी का निर्माण करेगी सरकार। तो क्या है ये, इसमें वो सारा डेटा रखा जाएगा जो भी एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ी भी पहले किसने अगर इकट्ठी की हो सरकार के किसी एजेंसी ने, तो वो सभी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इस डाटा रिपोजिटरी में इकट्ठी की जाएगी। अब वैसे मान लीजिए कोई पहले एजेंसी है सरकार की, उसने गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहां से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी कि वास्तव में क्या स्कोप है, यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बाद में वो प्रोजेक्ट बीच में रह गया था, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कम से कम एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए ना। काफी अगर फ्यूचर में जाके कोई कंपनी वहां पे एक्सप्लोर करना चाहती है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से ना इकट्ठी करनी पड़े, उसको ये सारा तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी इस नेशनल डेटा रिपोजिटरी से, तो फायदा हो जाएगा उस कंपनी को। और ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होएगी। और काफ़ी सारी कंपनीज तो ऐसी हैं, देखिए, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जो बड़ी ऑयल कंपनीज को, ये छोटी कंपनीज होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, फिर आगे वो ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे कि वास्तव में ड्रिलिंग की जा सकती है, एक्सप्लोरेशन वहाँ पे की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो सरकार की इस रिपोजिटरी से उनको भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो और भी ज़्यादा काम करें और इस फील्ड में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं? वे फॉरवर्ड में तो सिंपल सी वही बात है कि इस तरह से कंपनीज को फ्रीडम देके सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। सीरियस जो कंटेंडर्स हैं एक्सप्लोरेशन के वो सामने आएंगे और हमने एक कदम बढ़ाया है एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ में।
यूटिलिटी क्या हो सकती है। पेपर 3 में इसका क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्राइसिंग पॉलिसी बनाई और रिप्लेस किया पहले की जो पॉलिसी थी जिसका नाम था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। अब आपको एनालाइज करना है क्या मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्राइसिंग पॉलिसी की। तो ये सब पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ये मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लेकिन आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि जो सारा ये खेल है ये प्रेजेंटेशन का है, कैसे आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। अगला जो आर्टिकल है वो सुंदरबन से रिलेटेड है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं सुंदरबन के बारे में। बंगाल की खाड़ी के कोस्टल एरिया में ये सुंदरबन फैले हुए हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में आते हैं। और उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड का। अगली स्लाइड में है ये पॉइंट, एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए। टाइगर्स की यूनिक पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और हमारे इंडिया के अंदर की बात करें तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। और मैंग्रोव के बहुत सारे ट्रीज यहाँ पे हैं। हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा शायद ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है। मैंग्रोव से काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं लोकल कम्युनिटी को, जो कि काम आते हैं वहाँ की इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे बोट्स बनाने के लिए या फिर ब्रिजेस बनाने के लिए। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं सुंदरबन से और कम्युनिटी उसका यूज़ भी करती है। लेकिन अभी कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का? कंटेक्स्ट ये है कि फ्रेश एविडेंस, फ्रेश सबूत मिले हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है सुंदरबन का वो डिक्रीज हो रहा है। अगर देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो पूरे इतिहास की बात करें तो कॉलोनियल इरा में एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ था सुंदरबन फॉरेस्ट का। तब कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए उस समय पे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था। और तब से ही जो डिक्लाइन है जो फॉरेस्ट का वो जारी है अभी भी। और ऐसा कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का तो और भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस पूरे जो सुंदरबन फॉरेस्ट एरिया पर। और इस बात पे भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब देखिए क्या किया जा सकता है सुंदरबन के जो फॉरेस्ट हैं उनको सेव करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो अभी रिपोर्ट आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक रिमाइंडर है कि अगर जल्द से जल्द सरकार स्टेप्स नहीं लेती है तो ये जो रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के, जो इकोसिस्टम को भी बैलेंस बनाने में और जो कम्युनिटीज़ की भी काफ़ी मदद करते हैं सर्वाइवल में, वो एक प्रकार से डिक्लाइन कर जाएंगे, और जो एक अच्छी बात नहीं है। अब क्या क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए? सबसे पहले तो देखिए डाइक्स मतलब इस प्रकार से डाइक्स यूज किए गए थे नीदरलैंड में, वैसे ही डाइक्स हमें भी यूज करने चाहिए। इससे सोइल इरोजन काफी कम होगा। उसके बाद में एंडेमिक प्लांट्स यानी जो स्थानीय प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, और वो प्लांट्स जो कि सैलिनिटी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका काफ़ी सारा फायदा मिलेगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इको टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और इससे फंड्स भी जुटाए जा सकते हैं। एक बार अवेयरनेस आ जाती है तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफ़ी सारे जो फंड्स हैं वो जुटाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है, क्योंकि देखिए सुंदरबन जो फॉरेस्ट है ग्लोबल यूनिकनेस है इस फॉरेस्ट की। तो वर्ल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सामने आ सकती हैं इस फॉरेस्ट को बचाने में। लोकल कम्युनिटीज़ को भी गरीबी से उबारना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोकल कम्युनिटी अगर गरीब रहेगी तो वो फॉरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा इससे। तो इसलिए जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी एम्पावर करने की आवश्यकता है। तो क्लाइमेट रिसर्च और सोशल सर्विसेज हैं वो एक प्रकार से सिंक्रोनाइज्ड इनका रोल हो सकता है इस फॉरेस्टेड एरिया को बचाने में। बस इस आर्टिकल में तो इतना ही है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पे शायद नहीं आएगा सुंदरबन फॉरेस्ट पे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बाकी अगर वैसे तो देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं फॉरेस्टेड एरिया के लिए हैं। तीन चार जो पॉइंट है वो किसी भी आप जगह यूज कर सकते हो, जैसे इको टूरिज्म, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप बचाना हो तो उसके बारे में आप अवेयरनेस पैदा कर लीजिए। अगर कोई भी नेचुरल साइट है उसको बचाना है तो इको टूरिज्म कीजिए, इससे अवेयरनेस फैलती है और फंड्स जुटाए जा सकते हैं। 3-4 पॉइंट नीचे के कॉमन है और ये तो काफ़ी कॉमन पॉइंट है। लोकल कम्युनिटी अगर उनको गरीबी से उबारा जाए तो प्रेशर कम किया जा सकता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। बाकी के ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं ये तो पर्टिकुलर इसी सुंदरबन फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, डाइक्स या फिर जो एंडेमिक प्लांट्स जो सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं बनता। अगला जो आर्टिकल है वो नीरा चंडोक के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। वैसे तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड वो आर्टिकल है और पूरा का पूरा आर्टिकल एक प्रकार से बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन कुछ लाइन्स हैं जो हम अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। फिर भी क्या ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों को, हमारे देश की सभी पॉपुलेशन को एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कम्युनिटी में बांधे हुए हैं? काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं इस चीज़ के। एक तो देखिए सबने मिलके जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ में, कॉलोनिज्म के खिलाफ में एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। एक ये चीज़ है जो सबको एक साथ बांधती है, एक धागे में पिरोती हैं। उसके बाद में इलेक्शंस एक साथ होते हैं, जनरल इलेक्शंस, तो एक भावना आती है कि हमें मिलके एक सरकार को चुनना है।
क्रिकेट के लिए प्यार या मान लीजिए, या फिर बॉलीवुड के लिए अट्रैक्शन मान लीजिए, ये सब चीज़ें हैं जो हमें एक सूत्र में पिरोती हैं। वैसे आप यूपीएससी भी कह सकते हो कि पूरा देश मिलकर यूपीएससी की तैयारी करता है। कहने का मतलब यही है, इस तरह की लाइंस को आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। लेकिन अभी बात वही है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो डिवाइड करने का काम कर रही है। मुश्किल से इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोआ था, लेकिन अभी पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। इससे हमारा देश का जो फैब्रिक है वो कमजोर हो जाएगा, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का है, फंडामेंटल राइट्स का है, जो कि हमें हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं। बस ये कुछ लाइन्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक विभाजन तो हुआ था 1947 में भारत और पाकिस्तान का, लेकिन आज प्रयास हो रहे हैं कुछ ऐसे लोगों का जो भारत का भला नहीं चाहते, वो भारत को डिवाइड करना चाहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट एक प्रकार से कम्युनिटीज़ में, बहुत सारे देशों में डिवाइड करना चाहते हैं। ऐसे काइंड ऑफ लाइन यूज कर सकते हैं कहीं भी। टेररिज्म में भी ये लाइन यूज कर सकते हैं कि जो आतंकवाद है वो बांटना चाहते हैं, फिर से भारत को डिवाइड करना चाहते हैं धर्म के नाम पे। इस तरह का जो लाइन है ना, काफ़ी अच्छी लगती है। एग्जामिनर जैसे कई बार ऐसा होता है कि लेजीनेस है, एग्जामिनर चेक कर रहा होता है पेपर को, कॉपी को, लेकिन इस प्रकार की अच्छी अच्छी लाइनें मिलती हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, तो काइंड ऑफ उसको भी थोड़ा मार्क्स वो लिबरल रूप से देना लगता है, और तो थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है, और तो कुछ खास नहीं। अल जजीरा चैनल से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कंटेक्स्ट वही है, सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप ने ये डिमांड किया था कि अल जजीरा चैनल को बंद कीजिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से इन्होंने कतर के ऊपर में ब्लॉकेड लगा दिया था। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए, कोई मेजर अपोजिशन नहीं हुआ वर्ल्ड के किसी भी ग्रुप से, जो मीडिया ग्रुप है जैसे बीबीसी, CNN, और काइंड ऑफ अगर ऐसा ही बीबीसी या CNN को बंद करने की मांग होती तो बहुत सारा विरोध इसका होता। तो क्यों इसका विरोध नहीं हो रहा है? अल जजीरा काफ़ी अच्छा चैनल है, और चाहे इसकी ओनरशिप कुछ भी हो, फिर भी अच्छी न्यूज़ पेश करता है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं मिल पाती, और ये न्यूज़ अल जजीरा इस टाइप की न्यूज़ प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को। और जो काफ़ी प्रोफेशनल भी है अल जजीरा चैनल जो है, बीबीसी या फिर CNN के फॉर्मल एम्प्लॉइज जो हैं वो काम करते हैं अल जजीरा में। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि लोग या मीडिया ग्रुप्स आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। एक तो ये कि उनको ये लगता है कि ये जो डिमांड है वो वास्तव में रिडिकुलस है, कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इस मांग को कभी माना नहीं जाएगा। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई सीरियस नहीं ले रहा सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप को। तो ये दो कारण बता रहे हैं, बाकी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि अल जजीरा चैनल जो है कतर का है। स्पेशल इस पे क्वेश्चन आना यूपीएससी में, वो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ ना के बराबर है। लेकिन इसमें भी कुछ 2-3 लाइनें हैं जो हम अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल नंबर 19 है। हर एक जो आवाज़ है लोकतंत्र के अंदर में वो वैल्यूएबल है, और चाहे वो गलत हो वो आवाज़, लेकिन मीडिया जो है एक आईना पेश करता है उस आवाज़ को दिखाने का, और हमारी लाइफ्स को दिखाने का, समाज को दिखाने का। अगर मीडिया भी इस चीज़ में किसी प्रकार की गलती करता है, वैसे तो मीडिया काम है एक्सपोज करना, प्रोवोक करना, ऑफेंड करना या डिस्टर्ब करना, फिर भी अगर किसी तरह की गलती मीडिया करता है तो सेल्फ रेगुलेशन की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन चैनल को बंद कर दिया जाए तो वो तो साफ साफ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन है। तो थोड़ा देखिए, वैसे तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया पे भी काफ़ी सारे इनको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो लाइन है वो जो 3-4 लाइन है, काफ़ी जगह इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कई बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कहाँ ये लाइंस को ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र की बात आ जाए कि आज लोकतंत्र है वो आइडियल नहीं रहा गया है, तो उस जगह हम ये इस तरह की लाइनें यूज़ कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हर एक जो वॉइस है वो उसको सुना जाना चाहिए, क्योंकि जो सच सामने आता है वो डिफरेंट वॉइसेस के इमर्ज होने के बाद ही आता है। अगर एक ही आइडियोलॉजी की वॉइसेस आप सुनोगे तो दूसरी आइडियोलॉजी की जो आवाज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी, और जो बिल्कुल सच है वो सामने नहीं आने लगेगा। तो सच को सामने आने के लिए क्या होता है, एक पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है वैसे तो, सिंथेसिस एंटीथेसिस, वो होता है थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। मतलब कोई एक बात बोलता है, काइंड ऑफ बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने कुछ बोला तो आप कुछ बोलोगे, आप अपना आर्ग्यूमेंट दोगे, तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स में जो बेकार की बातें हैं वो कट जाएंगी, और जो असली पिक्चर सामने आएगी वो होता है सिंथेसिस। और यही है डेमोक्रेसी। कोई एक बात बोलेगा, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी बात बोलेगा, तो सच सामने आ जाता है। इससे सिंथेसिस यानी बैलेंस पिक्चर सामने आती है। अगर कोई दूसरी आवाज़ को दबा देता है तो सिर्फ एक ही आवाज़ सामने रहेगी, और सिंथेसिस जो है ट्रू पिक्चर सामने नहीं आ पाएगी, और पूरा जो देश है वो एक ही आवाज़ को सच मानने लगेगा, एक ही आइडियोलॉजी को सच मानने लगेगा। तो ये कुछ लाइनें हैं। अगला जो आर्टिकल है सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है। वैसे तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डैम से रिलेटेड है, लेकिन ये हर एक डैम के लिए जो इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट क्या है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो सरदार सरोवर डैम की हाइट को इंक्रीज करेंगे, और 30 जो गेट्स हैं वो बंद कर देंगे हाइट्स को इंक्रीज करने के लिए।
अब देखिए आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये जो सेक्रीफाइस है वो जरूरी है, क्योंकि सेक्रीफाइस वो इसलिए कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों की, काफ़ी सारा जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा पानी से। तो जो लोग कह रहे हैं हाइट बढ़ाने के समर्थन में, वो कहते हैं कि ये जो बलिदान है वो जरूरी है, इससे डेवलपमेंट आएगी और हाइड्रो एनर्जी ज़्यादा पैदा हो सकेगी, इरिगेशन का जो एरिया है वो एक्सटेंड हो जाएगा और इससे जो सूखाग्रस्त एरिया है राजस्थान का और गुजरात का उसको भी फायदा मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो कंसर्न ये है कि डाउट है, जो डेटा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो दावे दिए किए जा रहे हैं वो सच नहीं है। वाटर प्रोविजनिंग, इतना पानी उपलब्ध होगा जनता को, वो सच नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, वो भी सच नहीं है। सेफ्टी जो सरकार कह रही है कि हमने सेफ्टी इंश्योर करी है, वो भी सच नहीं है। ऐसा दावा किया गया है डिफरेंट सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो विरोध कर रही हैं इस प्रोजेक्ट का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। डेटा के अनुसार 176 विलेजेस हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे हाइट इंक्रीज होने के बाद में। 20,000 फैमिलीज डिस्प्लेस हो जाएंगी और उनका जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड है वो भी खत्म हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। काफ़ी सारे बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। सोल इरोजन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए जो नर्मदा वैली है, नर्मदा की जो घाटी है उसका जो स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है और अभी जो यहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट है उसके वो रोक के रखते हैं कि वहाँ पे सोइल इरोजन नहीं होता। अगर मान लीजिए ये जो फॉरेस्ट हैं वो सबमर्ज हो गए हाइट इंक्रीज होने के बाद में, तो वो फॉरेस्ट बचा नहीं सकेंगे और बाद में फिर सोइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हो जाएगा, मडी हो जाएगा। कंपनसेशन का अगला पॉइंट है, सरकार कंपनसेशन देने का वादा करती है और दावा करती है, और लेकिन देखिए जो भी कंपनसेशन दिया जाता है वो सूटेबल नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए घर दिया जाता है, तो घर पहले तो पूरा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है, घर है, आगे खेत हैं, लेकिन जहाँ पे बाद में घर दिया जाता है या तो वो नदी के किनारे दिया जाता है, वहाँ पे बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, या फिर रॉकी एरियाज़ में यानी चट्टानी एरियाज़ में दिया जाता है, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती। तो बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जो डिस्प्लेस हो जाते हैं और कंपनसेशन के नाम पे उनको वो सब कुछ नहीं मिल पाता। फिर बाद में वो उनको कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते तो उनको शहर जाना पड़ता है, शहर में उनके पास में घर नहीं होता तो अर्बन स्लम्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए रीसेटलमेंट भी सरकार ढंग से नहीं करती, और जहाँ रीसेटलमेंट करती है वहाँ पे आप स्कूल और रोड की बात तो छोड़िए, वहाँ पे कुएं, पीने का पानी, पाइपलाइन, अपने पशुओं को उपलब्ध करवाने के लिए घास भी नहीं होती। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जो डिस्प्लेस हो जाते हैं। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे जो नॉर्मल वाटर फ्लो नहीं करता डैम बनने के बाद में या हाइट इंक्रीज होने के बाद में, फ्रेश वाटर का जो फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए नर्मदा की जो इस्टुरी मिलती है, वहाँ पे जैसे जो नदी का पानी है वो समुद्र से मिलता है, जो समुद्र का पानी वो नमकीन होता है, सैलीन होता है, और नदी का पानी फ्रेश वाटर होता है, तो यहाँ पे इस्टुरी बनती है। तो ये और ज़्यादा सैलीन होती जा रही है नर्मदा इस्टुरी, और ऐसा ही लागू होता है जो बात पे भी, जो दूसरी जो इस्टुरीज हैं वहाँ पे भी। और दूसरा देखिए जो बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिशिंग इंडस्ट्री तो पूरी की पूरी कई बार खत्म हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। अब लेकिन जब कंपनसेशन की देने की बारी आती है तो फिशरमैन को नहीं शामिल किया जाता कंपनसेशन में। अब देखिए, सोच के देखिए, अगर डैम बनने के बाद में पूरी की पूरी फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई तो जो फिशरमैन थे उनका भी तो लाइवलीहुड चला गया ना, लेकिन इनको कंपनसेशन नहीं दी जाती। और वैसी इंडस्ट्री जो फ्रेश वाटर के लिए उन रिवर्स पे निर्भर करती है, अब बाद में उनके पास में फ्रेश वाटर का रिसोर्स भी उपलब्ध नहीं रहा, तो उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो भी वहाँ से उनको उठ के जाना पड़ेगा कहीं और। लेकिन इंडस्ट्रीज को भी कंपनसेशन नहीं दी जाती। कंपनसेशन दी जाती है सिर्फ उन लोगों को जो सबूत ला के दिखाते हैं कि ये देखिए ये हमारा घर है, ये एग्रीकल्चर प्लॉट्स है और ये खत्म हो गया है आपके डैम बनाने से या फिर हाइट इंक्रीज करने से। तो कहाँ इस आर्टिकल की यूटिलिटी है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट सालों में इंडिया में जो ग्रोथ है हाइड्रो पावर कैपेसिटी का वो काफ़ी कम हो गया है काफ़ी कारणों की वजह से। तो डिस्कस कीजिए कौन से ऐसे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और आपको सॉल्यूशंस भी बताने हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बताना और बाद में सॉल्यूशंस भी बताना कि कंपनसेशन जो मैकेनिज्म है वो अच्छा होना चाहिए और वो सारे रीजन्स की सैलिनिटी ना फैले और जो फिशिंग इंडस्ट्रीज ना खत्म हो, ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं। एक बार प्रॉब्लम्स पता चल जाए ना, सॉल्यूशंस देने में तो आसानी हो जाती है, क्योंकि डिस्कस करते 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 पढ़ते पढ़ते इतनी मैच्योरिटी तो हमारे अंदर आ ही जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तो हम दे ही सकें। और ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बुक सॉल्यूशन चाहिए एग्जामिनर को, नॉर्मल सॉल्यूशंस ही चाहिए डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर में। तो प्रॉब्लम्स पता होने के बाद में सॉल्यूशंस आसान हो जाते हैं। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हमारे प्रधानमंत्री 3 जुलाई तो हो गई, आज 4 जुलाई है, आज ही जाएंगे शायद। इजराइल की विजिट पे जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल में विजिट कर रहे हैं। तो देखिए डिफेंस पार्टनरशिप का तो हमें पता है कि हम काफ़ी सारा इंपोर्ट करते हैं इजराइल से, लेकिन एक और
जो एरिया है जिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा सकता है वो है वाटर मैनेजमेंट, या फिर हम कोऑपरेट कर सकते हैं इसराइल के साथ में पोल्यूटेड रिवर्स को क्लीन करने के लिए, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ उसको हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इरिगेशन में उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन जो टेक्निक्स हैं या फिर स्प्रिंकलर जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं उसके अंदर में। अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, देखिए इंडिया और इजराइल को। हमारे देश में देखिए पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो है 1500 क्यूबिक मीटर्स, और 78% जो फ्रेश वाटर है हमारे देश में हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में इरिगेशन के लिए, जबकि इजराइल में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है सिर्फ 200 क्यूबिक मीटर्स। और इजराइल जो है पूरी तरह से स्केर्स रीजन है, लेकिन फिर भी देखिए कितना डिफरेंस है, 1500 क्यूबिक मीटर्स और 200 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। फिर भी इजराइल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूरोप के अंदर में। तो कैसा मुमकिन है, इजराइल ने ये कैसा मुमकिन करके दिखाया है। इजराइल काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक को यूज करता है जैसे ड्रिप इरिगेशन, या फिर अर्बन वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना, या फिर जो सी वाटर है नमकीन पानी को डीसैलिनाइज करना और पीने युक्त बनाना। तो इन सभी टेक्निक्स की सहायता से इजराइल अभी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को, फसलों को भी एक्सपोर्ट करता है यूरोप के अंदर में। तो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हैं। प्रधानमंत्री ने एक स्कीम चलाई थी पिछले साल, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये ऑब्जेक्टिव ये है कि हर खेत को पानी मिले हमारे देश के अंदर में, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी जो पानी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अभी ड्रिप इरिगेशन या जो स्प्रिंकलर जो है, हिंदी बोलते बोलते काफ़ी दिक्कत आती है, जो है ये जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं उनका यूज करें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अभी है नहीं, लेकिन काफ़ी खर्चा आता है, और ज़्यादा कोऑपरेशन करके नई रिसर्च करके इनको सस्ता बनाया जा सकता है। हमारे देश में अभी भी 9 मिलियन हेक्टेयर्स ऐसी जो एरिया है जहाँ पे ये माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक्स यूज होती हैं। और इजराइल से काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं, इजराइल से काफ़ी कुछ लेसन हमें मिलते हैं। जैसे इजराइल में देखिए पानी फ्री नहीं है, हमारे देश में आज पानी फ्री है तो गलत इस्तेमाल इसका होता है और एक्सप्लॉयटेशन इसका होता है कई जगह। आपने भी कहीं देखा होगा कि पूरा गाड़ी को धोना, इतना इतना पानी वेस्ट होता है। कई बार तो पार्क्स में या फिर यहाँ पानी की जो टैप होती है काफ़ी खुली रह जाती है। फ्री नहीं है इसलिए लोग ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जबकि इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में पानी प्रॉपर पैसे से मिलता है, ग्रेडिंग है उसकी, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना पानी का पैसा आपको देना पड़ेगा। और इसलिए वही कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए जिस चीज़ की कमी है उसकी प्राइसिंग तो होनी ही चाहिए। इजराइल के अंदर में हर एक ड्रॉप की अकाउंटिंग होती है कि ये पानी की बूंद कहाँ गई, मतलब ये तो कहने के लिए है, कहने का मतलब है कि प्रॉपर हिसाब किताब होता है कि कितना पानी कहाँ जा रहा है। ये देखिए ये है दो हमने जो इरिगेशन टेक्निक्स डिस्कस करी। यहाँ पे जो स्प्रिंकलर जो इरिगेशन टेक्निक है, यहाँ पे तो इसमें तो यहाँ से प्रॉपर फुहारा सा चलता है, और ड्रिप वाले में जड़ में प्रॉपर पानी दिया जाता है। डीसैलिनाइजेशन की बात करें तो देखिए 7500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, तो अगर हमारे देश में डीसैलिनाइजेशन की टेक्निक अच्छे से विकसित होती है तो सलीन वाटर को, समुद्र के पानी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे जो फिर पोर्टेबल पानी है, पीने योग्य जो पानी है वो हमारा बढ़ जाएगा, और ऐसा हम अभी कर भी रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो चेन्नई की बात कर लीजिए। चेन्नई में देखिए जो नेमली जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट है पूरा का पूरा चेन्नई को पीने युक्त पानी उपलब्ध कराता है। जामनगर डीसैलिनाइजेशन की प्लांट की बात करें तो गुजरात में भी पानी उपलब्ध करवाता है। और दोनों जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडो इजराइल इनिशिएटिव्स का ही पार्ट हैं, यानी इंडिया ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं इजराइल की सहायता से। और इसलिए जो ये टेक्निक्स हैं हमारे देश के अंदर में डीसैलिनाइजेशन के जो प्लांट्स हैं वो नेसेंट टेक्निक्स हैं, और कॉस्ट इन्वॉल्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉस्ट कौन भरेगा, कि सरकार ये कॉस्ट भरेगी या फिर जनता इस कॉस्ट को भरेगी। और इसी बात पे हम वाटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये चाहिए कि सरकार कम से कम एक शुरुआत करें, थोड़ा सा, मतलब एक थोड़ा बहुत गरीब आदमियों के लिए फ्री कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जो वाटर है उसका पैसा स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो काइंड ऑफ अभी पानी का बिल वैसे आता तो है लेकिन वो दूसरे हिसाब का आता है, मतलब वो सिर्फ पीने के पानी के लिए होता है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ जो पीने का पानी हमारे घर में पहुंचाती है। लेकिन बाकी अब देखिए, सोच के देखिए, लोग आजकल क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर में जो खुद है खेतों के अंदर में ट्यूबवेल लगा लेते हैं या फिर नलकूप लगा लेते हैं, तो वो पानी उनका ही हो गया। ऐसा नहीं है। इजराइल के अंदर में जो पूरा का पूरा जो पानी है वो सरकार, मतलब इजराइल की प्रॉपर्टी है, और उसके हिसाब से वो प्राइसिंग करते हैं उस चीज़ की। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो घर के अंदर में कोई नलकूप लगा लेगा तो सारा का सारा पानी उसी का हो जाएगा। तो इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को देखिए वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने का जो प्रोजेक्ट है, जो इनिशिएटिव है, उसको स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव से भी जोड़ के देखना चाहिए। और इंडिया के पास में ये टेक्नोलॉजी भी है, तो इसलिए लास्ट में हम कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, कि हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इजराइल से।
तो और इंडिया और इजराइल के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वहाँ हमारी गवर्नमेंट और उनके बिजनेस या फिर बिजनेस टू बिजनेस, इन सभी एरियाज में काफ़ी सारे इन सभी एरियाज में कोऑपरेशन की संभावना है। अगर कोऑपरेशन ठीक से करते हैं तो काफ़ी सारा वाटर कंजर्व हो सकता है, मैनेज हो सकता है अच्छे से। इससे ना सिर्फ इंडिया को फायदा होगा बल्कि काफ़ी सारे अफ्रीका के जो देश हैं वो भी इस पार्टनरशिप से काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिल सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इस आर्टिकल से रिलेटेड। ऑल्दो द डिफेंस इज बिगेस्ट पिलर ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वैसे तो देखिए डिफेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिया और इजराइल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसका, लेकिन इंडिया इजराइल से काफ़ी कुछ सीख सकता है वाटर कंजर्वेशन के एरिया से भी और वाटर मैनेजमेंट के एरिया से भी। तो पेपर 2, पेपर 2 इसलिए क्योंकि इंडिया और इजराइल फॉरेन रिलेशंस, और पेपर 3 इसलिए क्योंकि वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट ये सब जो टॉपिक है वो पेपर 3 में आते हैं। तो अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन onlyis.com वेबसाइट पे और अच्छे से लिखिएगा। आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो। अगला जो आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स से रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए 2016 में एक एक्ट आया था, रीरा एक्ट। एक बॉडी बनानी थी सभी स्टेट्स को, और जो भी नए प्रोजेक्ट्स थे रियल एस्टेट से रिलेटेड, बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे रजिस्टर करवाना था। इस रीरा बॉडी में सभी स्टेट्स को अपनी अपनी बॉडी का निर्माण करना था। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग सभी स्टेट्स ने अपनी बॉडीज़ का निर्माण नहीं किया, लेकिन सरकार ने इस एक्ट में एक चीज़ कंपलसरी की थी, जो भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर नहीं करवाते हैं बॉडी के अंदर में, रीरा बॉडी के अंदर में, तो उनके प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग नहीं करने दी जाएगी। तो रेगुलेटिंग बॉडी में रजिस्टर करवाना जरूरी था। लेकिन अब आर्टिकल कहता है कि देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स ने तो जो ये रेगुलेटिंग बॉडी है उसका निर्माण ही नहीं किया, तो कहाँ पे रजिस्टर करवाएं बिल्डर्स, तो उनके प्रोजेक्ट्स को तो रोका जा रहा है। तो इससे तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है वो रुक जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑनलाइन रजिस्टर करवाना था सभी बिल्डर्स को अपने अपने प्रोजेक्ट्स को रेगुलेटिंग बॉडीज़ के पास में, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट ही नहीं बनाई। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने, 32 स्टेट्स ने अभी तक तो जो वेबसाइट है ऑनलाइन बनाई ही नहीं, तो कहाँ पर रजिस्टर करवाएं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस एक्ट में तब्दीली लाए और एक प्रकार से थोड़ा मौका दे, जो बिल्डर्स हैं वो जो फुल डिस्क्लोजर कर रहे हैं वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ अभी धीरे धीरे फिर से आ रही है, क्योंकि अभी तो देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ नोटबंदी के बाद में तो बिल्कुल ही रुक गई थी, लेकिन अभी भी बायर्स जो हैं, खरीदने वाले जो हैं वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। तो कम से कम जो रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पे लाने के लिए सरकार को थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी इस एक्ट में, कि जो बिल्डर पूरा डिस्क्लोजर कर रहे हैं उनको अभी फिलहाल जब तक कि प्रॉपर रेगुलेटिंग बॉडी इस्टाब्लिश नहीं हो जाती, अपने अपने स्टेट्स में वेबसाइट्स इस्टाब्लिश नहीं हो जाती रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ यही है कि कंस्ट्रक्शन जो है की ड्राइवर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी देता है कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है, और नोटबंदी के बाद में ख़त्म हो गया था, अब फिर से मार्केट ऊपर उठने लगी है। तो सेंटर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए सभी स्टेट्स को कि वो कंप्लाई करें कि एक निश्चित पीरियड के अंदर में सभी जो स्टेट्स हैं, सभी राज्य अपने अपने स्टेट्स में इस रेगुलेटिंग बॉडी का निर्माण करें। तो ये पूरा आर्टिकल था। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।